Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guru Academy. Today we will discuss prokaryotic cell and eukaryotic cell. देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने अपने कोशिका सिद्धांत और कोशिका के बारे में जो नॉर्मल जानकारी होती है उसके बारे में हम 2 वीडियो बना के उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज से हमारा कोशिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, और इसके बाद में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम ओनली फॉर प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। काफ़ी 5-6 दिन बाद में मेरी थोड़ी तबीयत सही हुई है, तो वापस वीडियो कंटिन्यू कर लूँगा आज से। अब हम देखेंगे कि आखिर ऐसी तो क्या चीज़ थी कोशिका के अंदर, क्योंकि हमने कोशिका सिद्धांत के अंदर ये पढ़ा था कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने हैं। जब सारे जीव ही कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ हो गई कि उसके आधार पर हमारे को कोशिकाओं को अलग अलग स्टडी करना पड़ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, और फिर अलग अलग जीव जैसे पादप जगत है तो पादप कोशिका, और जंतु जगत के लिए जंतु कोशिका। आखिर इन कोशिकाओं को किस आधार पर विभाजित किया गया, हम उनको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो हम सबसे लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे आवरण को, जो कि बाह्य परत, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य कला, इसके बारे में इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे इसी बोर्ड के इसके कंप्लीट होने के बाद में। यानी कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकास, यानी कोशिका का विकास। तो कोशिका के विकास और उस कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक है उसकी संरचना के आधार पर, तो कोशिका के विकास और केंद्रक की संरचना के आधार पर हम लोग इन कोशिकाओं को विभाजित करते हैं 2 भागों में। और वो जो 2 भाग है वो कौन से होंगे, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो दूसरा है वो कौन सा है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये तो बात हो गई विकास के आधार पर और केंद्रक की संरचना के आधार पर। तो कोशिका के विकास और केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की हो गई, 2, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब नेक्स्ट जो हमारी बात है कि पहले तो प्रोकैरियोटिक का मीनिंग समझते हैं। प्रोकैरियोटिक की अगर हम मीनिंग देखें हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो यहाँ पर ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है प्रो। प्रो का मतलब ही क्या होता है, पीछे का, यानी कि अगर कहें तो प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक। क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक। और अगर एसएस की लैंग्वेज में बात करें, सोशल साइंस की लैंग्वेज में, तो वहाँ पर प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। लेकिन यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में इसका मीनिंग होगा प्रिमिटिव का मतलब प्रारंभिक, जो सबसे पहले कोशिका बनी है, यानी कि जो कम विकसित कोशिका थी उसी को क्या नाम दिया गया था, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया प्रारंभिक। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से। किससे मतलब होता है, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी कि जब कोशिकाओं का विकास हो रहा था तो सबसे पहले, यानी प्रारंभ में जो कोशिका बनी है या जो केंद्रक डेवलप हुआ है उसी को क्या बोल दिया, प्रारंभिक केंद्रक, या फिर इसको बोल दिया गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक तरीके से प्राचीन नहीं बोल सकते, यहाँ बोलेंगे प्रारंभिक कोशिका। तो विकास के दौरान जो सबसे पहले कोशिका बनी है, प्रारंभिक कोशिका, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्रो और कैरियन का मीनिंग। अब हम बात करेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। तो मुख्य अंतर ये होगा हमारा यहाँ पर कि जो कोशिका है उसके अंदर जो केंद्रक है, हम यहाँ लिखा है कि केंद्रक की संरचना के आधार पर हम उसके क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। विकास के आधार पर तो जो पहले बनी वो क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद में जो बन रही है एडवांस, जो मतलब उसमें सारी स्ट्रक्चर वेल डेवलप है, तो वो हो गई हमारी यूकैरियोटिक। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक की संरचना क्या होगी। तो जहां पर हम बोलेंगे कि सुसंगठित केंद्रक, यानी कि जहां पर केंद्रक सुसंगठित नहीं हो, मतलब यहाँ पर या कह सकते हैं केंद्र के झिल्ली का क्या हो, अभाव हो, तो उनको लेके वर्ड यूज करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ लिखा हुआ है कि झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक, झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब अब्सेंट होते हैं। कैसे कि मान लो कि जैसे कि ये कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके चारों तरफ जो झिल्ली है
वो वेल डेवलप नहीं है। तो यहाँ लिख दिया कि सुसंगठित केंद्रक या झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक, तो झिल्ली युक्त नहीं है, अभाव लिखा है लास्ट में। तो यहाँ पर झिल्ली युक्त केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरा, जैसे मान लो यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांगों की बात करें तो देखो, आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा ही होगा छोटी क्लास में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जो इसके अंदर कोशिका के अंदर जो अंगक उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो ये कह दिया कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, सॉरी इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और जो केंद्रक होगा उसके भी चारों ओर सुसंगठित केंद्रक झिल्ली का क्या होगा, अभाव होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो केंद्रकीय झिल्ली है वो भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, या उनका क्या होता है, अभाव होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्रक की, तो हमने अभी बोला कि यहाँ पर केंद्रकीय झिल्ली क्या है, अनुपस्थित है, या फिर है भी तो बहुत ही कम विकसित है। दूसरी बात, तो इस प्रकार के जो केंद्रक होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, कम विकसित होता है। दूसरी बात, इस कम विकसित केंद्रक के लिए एक शब्द है केंद्रकाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियन। क्या बोल देंगे, प्रोकैरियन। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियन, केंद्रकाभ और प्रोकैरियन शब्द, जो झिल्ली युक्त कोशिकांगों के कारण से या झिल्ली युक्त केंद्र के अभाव के कारण से यहाँ पे केंद्र क्या है, कम विकसित है। तो इसके लिए हमने ले लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आगे हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। यहाँ पर अब आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल ही वो चीज़ है जो आपके आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ लिख दिया कि आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो वो यहाँ पर वेल डेवलप नहीं है। क्योंकि अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए उपस्थित होता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जब मैं जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी के जो वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। आपको फिलहाल ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको बोल सकते हैं एक वर्तुल। क्या बोल सकते हैं, एक वर्तुल डीएनए और क्या होता है, आरएनए। समझ में आ गई बात, डीएनए और आरएनए। और यहाँ पर जो गुणसूत्र में ये जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है क्या क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो पहला कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब एक वर्तुल है, और वो भी जीवाणुवीय गुणसूत्र के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब जीवाणुवीय गुणसूत्र का मतलब, क्योंकि मोनेरा जगत जो है आपका, मोनेरा जगत के अंतर्गत सारे सदस्य कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ लिख दिया जीवाणुवीय गुणसूत्र, क्योंकि मोनेरा जगत के सभी सदस्य क्या होते हैं, जीवाणु, और सारे के सारे जीवाणु कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्र जीवाणुवीय गुणसूत्र के रूप में होंगे, और वो भी कैसे होंगे, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, डीएनए और आरएनए। तो इस रूप में यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, उपस्थित होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर गुणसूत्र के अंदर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के अंदर साफ दे रखा है कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर उपस्थित होती है, गुणसूत्र के अंदर उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है, गुणसूत्र के अंदर। और जब आप और भी ज़्यादा कभी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन भी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। ये 5 टाइप्स की क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और ये हिस्टोन प्रोटीन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होंगे उनके अंदर क्या होगी, अनुपस्थित होगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सूत्री विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समसूत्री विभाजन जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर समसूत्री विभाजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ की। तो यहाँ पर अगर हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए एंड आरएनए। और वो भी डीएनए और आरएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ वो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर डीएनए और आरएनए होगा, और वो भी क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। अब हम यहाँ पे बात करेंगे राइबोसोम की, राइबोसोम।
राइबोसोम यहाँ पर होता है 70S टाइप का। कौन से प्रकार का होता है? 70S। अब देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपके रीट में इतना नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो S है यहाँ पर S अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। S का मतलब होता है अवसादन गुणांक, और इंग्लिश में कहें तो स्वेडबर्ग यूनिट। और अगर S की बात करें और भी आगे, तो ये जो S है, इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट यानी अवसादन गुणांक, जो कि वास्तव में राइबोसोम के घनत्व और आकार को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आकार को, डेंसिटी एंड इसकी साइज को बताता है। समझ में आ गई बात। और अगर इसी राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कौन से टाइप का होगा? 70S टाइप का कोशिका द्रव्य में। और दूसरी बात, यहाँ पर इसकी दो उप इकाइयाँ होती हैं। एक तो होती है अपनी 50S, और जो दूसरी उप इकाई होती है वो कौन सी होती है? 30S। अब देखो आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो 80 हो रहा है, इसका ध्यान नहीं देना है आपको, तो इसकी दो उप इकाइयाँ याद रखनी है, 50S और 30S। क्योंकि जब हम 80S की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, 60S एंड 40S, वहाँ 100 हो जाता है, लेकिन वो तो इसकी उप इकाइयाँ हैं। और मेन यूनिट कौन सी है? 70S। तो ये S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अवसादन गुणांक, घनत्व और आकार को। तो यहाँ पे पता चल गया कि राइबोसोम जो है वो कैसा है? 70S टाइप का होता है, और उसके अंदर भी 50S और 30S इसकी क्या होती हैं? दो उप इकाइयाँ होती हैं। तो ये तो हो गई इसकी दो उप इकाई। अब हम आगे बात करते हैं कि राइबोसोम के बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ इंपॉर्टेंट जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं? तो एक तो है साइनोफाइसिन, एक है ग्लाइकोजन, एक फॉस्फेट के कण होते हैं। और फॉस्फेट के कण का आपको पता ही है, PO4-2 पी फॉस्फेट के कण उपस्थित होते हैं। और जो दूसरे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कण, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट पार्टिकल्स। एंड नेक्स्ट है सल्फर पार्टिकल्स, जो सल्फाइड वगैरह के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट है कार्बोक्सिसोम एंड एटसेट्रा, यानी आदि। ये आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, ये जो अलग से आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। बट अगर हम रीट के सिलेबस से देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोशिका द्रव्य वाली बात। अब हम इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो आवरण है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इसका आवरण, उसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कोशिका के आवरण की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण है वो किससे मिलकर के बना है, वो कौन से पदार्थ से मिलकर के बनी है, और उसका कौन सा फंक्शन है, वो हम पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण देखेंगे कि मोनेरा जगत के जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि आपको मालूम है 5 जगत है मोनेरा, अब जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो पांचों जगत के अंदर से जो पहला जगत है मोनेरा जगत, क्योंकि देखो जो जगत को जमाया गया है, जो जगत का क्रम है वो भी विकास के आधार पर है। और हमने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का प्रारंभिक कोशिका है। तो मोनेरा जगत के जितने भी सदस्य, मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया, यानी सत्य बैक्टीरिया, यानी सत्य जीवाणु। ये जो सारे प्रकार हैं ये भी किसी के हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। लेकिन ध्यान देंगे, आपने देखा होगा कि मैंने माइकोप्लाज्मा को स्पेशली क्लोज पैक किया है। ये इसलिए क्योंकि माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका भित्ति होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो इस कोशिका का आवरण होता है उसमें 3 परत होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसके अंदर कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होगी, तो लोग क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, कोशिका भित्ति होगी। लेकिन ध्यान देंगे माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। तो अब हम बात करेंगे कोशिका के आवरण की, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण की। तो देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो सबसे बाह्य आवरण है, यानी बाह्य परत, वो किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। और जो बीच वाली परत है जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, इसी के कारण से जो कोशिका का जो एक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन है वो एक तरीके से मजबूत पदार्थ है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये कोशिका को क्या करती है? संरचनात्मक आवरण प्रदान करती है। कौन सा आवरण प्रदान करती है? संरचनात्मक आवरण, या फिर ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कवरिंग, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रही है, उसकी संरचना को क्या कर रही है? मेंटेन रख रही है। अब तीसरी जो परत है सबसे अंदर की तरफ, वो कौन सी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो कि जीव द्रव्य कला होती है,
जो कि वसा, प्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों से मिलकर बनी है। और वसा में भी कौन सी है, वसा, और प्रोटीन में है लाइपोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट में है अपने ओलिगोसैकेराइड, जो सबसे सरलतम रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। आगे हम बात करें बाह्य परत की, तो बाह्य परत की हमने बात की थी कि जो किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है। और ग्लाइकोकैलिक्स एक प्रकार से कैसा पदार्थ होता है, पॉलीसैकेराइड, जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो हो गया पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती हैं। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, अलग अलग पदार्थों, अलग अलग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कभी कभी ये क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर। और कई जगह यहाँ पे क्या हो सकती है, नम नहीं कह सकते, यहाँ पर हम कह सकते हैं ढीली। क्या कह सकते हैं, ढीली। कई बार कठोर होगी और कई जगह क्या होगी, ढीली। कौन, बाह्य परत, जो किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की। जब ये कठोर होगी तब इसको बोलेंगे संपुटिका। क्या बोल देते हैं, संपुटिका, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है कैप्सूल। तो जब बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई हो और वो कैप्सूल यानी कि जब कठोर हो तो उसे क्या बोलेंगे, संपुटिका या कैप्सूल। और अगर वो ढीली है तो इसे बोल देंगे अवपंक परत। क्या नाम दे देते हैं, अवपंक परत। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोल देंगे, स्लाइम लेयर। तो ये हो गया हमारा बाह्य परत का। जब कठोर हो तो क्या बोल देंगे, संपुटिका, कैप्सूल। और जब ढीली है तो अवपंक परत, स्लाइम लेयर बोलेंगे, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, जो उसके संरचना को मेंटेन कर रही है। और जो जीव द्रव्य कला है जो सबसे अंदर की ओर होगी, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध का मतलब आधा और पारगम्य का मतलब पार करना, तो ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का ही टाइप होगा। मतलब ये हर चीज को पार नहीं होने देगी, कोशिका के अंदर एंटर नहीं होने देगी। दूसरी बात, जीव द्रव्य कला के अंदर ही हम यहाँ पे एक 2 नोट लिख रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। और इसके अंदर जो फर्स्ट वाला नोट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि श्वसन और अवशोषण के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है, जो कि जीव द्रव्य कला के अंतर्गत ही होगी। और ये जो त्रिस्तरीय संरचना होगी, ट्राई लेयर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम। मीजोसोम, और शुद्ध हिंदी में से कहते हैं मध्यकाय। क्या बोल देते हैं, मध्यकाय। लेकिन आपको ध्यान देना है एग्जाम के अंदर मीजोसोम ही लिखा हुआ आता है। और ये जो मीजोसोम है हमारे पास में, यही मीजोसोम के अंदर ही क्या होता है, श्वसन और अवशोषण। तो एक बार कई बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन और अवशोषण के लिए मुख्य स्थान कौन सा है, तो आंसर जाएगा मीजोसोम। और ये पूछ लिया कि मीजोसोम में क्या होता है, तो हम लिखेंगे श्वसन और अवशोषण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जीव द्रव्य कला है इसका क्या फंक्शन है वो देखेंगे। ये जो जीव द्रव्य कला है इसमें भी श्वसन होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी होता है, इसके अलावा यहाँ पर लिपिड का भी संश्लेषण होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण भी होता है। तो यहाँ पर अपने पास में हो गया जीव द्रव्य कला के अंदर अवशोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्रिया होती है जो है उपापचयी क्रियाएं। तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाओं का प्रमुख स्थल, उपापचयी क्रियाओं का प्रमुख स्थल, उपापचयी क्रियाओं का प्रमुख स्थल। तो यहाँ बोल दिया कि जो जीव द्रव्य कला है वो उपापचयी क्रियाओं का क्या होता है, प्रमुख स्थल होता है। दूसरा यहाँ पे अवशोषण होगा, श्वसन होगा, प्रकाश संश्लेषण और क्या होगा, लिपिड संश्लेषण। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, एक और, ये तो बात समझ में आ गई, श्वसन और अवशोषण के लिए मुख्य स्थान कौन सा है, मीजोसोम। और जीव द्रव्य कला में भी श्वसन और अवशोषण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कुछ स्वपोषी प्रोकैरियोटिक में कुछ स्वपोषी प्रोकैरियोटिक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनके अंदर जो वर्णक है यानी पिगमेंट है, जो पिगमेंट भोजन बनाने में हेल्प करेंगे, वो कहाँ उपस्थित होंगे, लेमिली में। और लेमिली कहाँ पे होती है, सेल वॉल के अंदर, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रीकरण की क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और के साथ भी शेयर किए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।